नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा और अच्छा होगा। आज हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर के लगभग 40 से 50 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के एमसीक्यूज की, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या कोई भी ऐसी भर्ती परीक्षा जिसमें हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन बनते हैं डियर, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म ग्रह का सही अर्थ बताना है। तो जो ग्रह और गृह और गृह का सही अर्थ बताना है, तो आप जानते हैं कि गृह माने घर होता है और ग्रह माने क्या होता है, नक्षत्र होता है। यानी कि जो इसका सही ऑप्शन है वो डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है निमिष का पर्यायवाची क्या होगा। तो निमिष कहते हैं कभी कभी कि निमिष मात्र भी, तो निमिष का जो अर्थ है यानी कि क्षण मात्र भी। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य पूछ रहा है। तो बता दें वाक्य के कथन प्रकार को वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसमें भाववाच्य कहते हैं। अब इसमें भाव की प्रधानता है, मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, मुझसे पिया नहीं गया, मुझसे चला नहीं गया। ये सब क्या है, ये भाव को प्रदर्शित करते हैं डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। अपेक्षा का जो विशेषण बनेगा वो बनेगा अपेक्षित। अपेक्षा का जो विशेषण है वो अपेक्षित बनेगा, तो इसलिए डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गोधूम शब्द का तद्भव क्या है। तो गोधूम एक तत्सम शब्द है। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और ज्यों का त्यों ही प्रयोग कर दिए जाते हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता, वो तत्सम कहलाते हैं। और जिनमें बदलाव किया जाता है वो तद्भव कहलाते हैं। तो गोधूम शब्द का जो तद्भव बनेगा वो गेहूं बन जाएगा डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निष्कपट का जो सही संधि विच्छेद है वो बनेगा निहि प्लस कपट। निष्कपट यानी कि विसर्ग संधि है इस निष्कपट में। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अक्षर का अर्थ क्या है। तो अक्षर उसे कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हिंदी में वचन होते हैं, तो हिंदी में वचनों की संख्या सिर्फ 2 मानी गई है, एक वचन और बहुवचन। लेकिन अगर संस्कृत में पूछा जाए तो संस्कृत में वचन 3 होते हैं डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो जो ये सा आप देख रहे हैं इसका जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। लेकिन अगर ये सा आ जाए सरौता वाला तो आप दंत मारिएगा, अगर खटखोड़ सा आ जाए तो आप मूर्धा मारिएगा। ये तीनों सा में आप अंदर जान लीजिए। एक प्रश्न आपको इस सा से जरूर मिलेगा एग्जाम में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अत्यंत शब्द क्रम में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी भी वाक्य के या किसी भी शब्द के पहले लग जाते हैं डियर, वो उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 है। अगर संस्कृत में उपसर्ग पूछे जाएं तो 22 होते हैं। अब अत्यंत शब्द में जो उपसर्ग लगा है वो अति उपसर्ग लगा है। इसका जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चौराहा शब्द में समास कौन सा है। तो चौराहा आप देख रहे हैं संख्या का बोध करा रहा है ये। तो जो चौराहा है वो संख्या बोधवाची है, तो इसलिए इसे में जो है द्विगु समास हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 4 राहों का समूह चौराहा होता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है। तो बता दूं इमंगणनम यानी कि जो लास्ट के 5 अक्षर होते हैं उनका जो उच्चारण स्थान होता है डियर वो नासिक के होता है। ये जो है नासिका के द्वारा बोले जाते हैं, जैसे इया है, अंगा है, ये सब जो है आड़ा है, इनका उच्चारण स्थान नासिक के होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो लिखा है 4 यानी कि संख्या बता रहा है, तो ये परिमाण का बोध करा रहा है 4 गज मलमल में, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
शीर्ष का तत्सम रूप क्या होगा? तो तत्सम जो शीर्ष का बनेगा वो शीर्ष बनेगा डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो बोली पूछ रहा है डियर, भाषा मत मार दीजिएगा कि आप 22 मार दें, गलत हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो जो बोलियां हैं वो हैं 18। बोलियां 18 हैं, लेकिन भाषाएं अगर पूछ लेता तो आप 22 मारते। अब जो है ये जो हिंदी भाषा है ये आर्टिकल 343(1) में दर्ज है डियर, और अनुच्छेद 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? तो जो आंख की किरकिरी, कहते नहीं कि मुझे तनिक भी आंख नहीं सोता, यानी कि जो आंख की किरकिरी होती है वो अप्रिय लगना कहते हैं, वो तनिक भी हमें अच्छा नहीं लगता। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? तो जो मौखिक अभिव्यक्ति होगी वो आशु भाषण में आएगी। जब हम बोलेंगे तभी तो मौखिक अभिव्यक्ति कर पाएंगे, और आशु भाषण उसे कहते हैं। आशु मतलब आपको कोई टॉपिक पहले से नहीं बताया गया क्लास में, अचानक बता दिया गया कि आइए आप खड़े होइए और आपको रिजर्वेशन पर 2 शब्द बोलने हैं, तो जो आप तत्काल उसके बारे में तैयार करेंगे भाषण, तत्काल अपने माइंड में जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे और उसके बारे में जो आप बताने लगेंगे, तो ये आशु होता है डियर, आशु भाषण कहलाता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो लिखने और बोलने में जो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है मॉरीशस में। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है? तो जो भारतेंदु युग में पत्रिका निकली थी वो निकली थी कवि वचन सुधा, और इसके जो रचनाकार हैं कवि वचन सुधा के वो कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और हिंदी प्रदीप के रचनाकार कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। बी ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तो जो तद्भव पत्रिका के संपादक हैं वो अखिलेश हैं। और ये पत्रिका कहाँ से संपादित हुई थी? तो लखनऊ से हुई थी डियर, याद रखिएगा। तद्भव पत्रिका अखिलेश की है और ये लखनऊ से संपादित हुई थी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 12 बरस लव कुकर जीवे और 13 लव जिए सियार, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो जो ये पंक्तियां हैं ये जगनिक की हैं डियर। याद रखिएगा कि 12 वर्ष कुकुर जीता है और 13 वर्ष जिए सियार, ये पंक्तियां जो है वो जगनिक महोदय ने कही थी, याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो जब व्याकरण के द्वारा आप किसी भाषा का आदान प्रदान करेंगे तो वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है डियर, यानी कि मानक भाषा कहलाएगी। तो मानक भाषा डी ऑप्शन में है, तो डी एकदम सही उत्तर है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो जो सूरसागर है ये ब्रज भाषा की रचना है। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में रहता है? तो जो लोग, जनता, दर्शन, दर्शन आप जानते ही हैं कि दर्शन हो गए बहुवचन है, आंसू हमेशा बहुवचन में आता है, और जनता भी हमेशा बहुवचन में आती है। तो लोग जो है यहाँ ये एक वचन में प्रयुक्त होगा, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा कांड के नाम से प्रसिद्ध है? तो जो रासो है वो है आल्हा कांड के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है परमाल रासो। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? तो जो अभ्यागत है इसमें अभ्य उपसर्ग है डियर। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो मैं बता दूं, रमणीय में आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोरह सब रघुवंश कुठार की धार में, बारन बज सरथही बान की वायु उड़ाव के लक्षण रक्ष करऊं, और यहाँ समृद्धि में कौन सा रस है? तो यहाँ जो कह रहा है कि रघुवंश की कुठार की धार में सबको बोर दूंगा, तो ये रौद्र रस का रो है, उदाहरण है, रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। चराचरम में कौन सा समास है? तो चराचरम, चरम और अचरम, चरम और अचरम यानी कि द्वंद्व समास है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जब हम शब्द का अर्थ, किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करेंगे तो उसके लिए हम उसको किसी वाक्य में प्रयोग करके तभी तो क्लियर समझा पाएंगे।
तो वाक्य का प्रयोग करके ही हम बता पाएंगे। इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, मतलब कौन सी ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम भाषा शिक्षण को नहीं दे सकते। तो किंडरगार्टन ये तो है, किंडरगार्टन से तो हम पढ़ाते ही हैं, मॉन्टेसरी से भी पढ़ाते हैं और ड्रैकोली से भी पढ़ाते हैं, लेकिन ये अभिक्रमित अनुदेशन से हम भाषा शिक्षण नहीं दे सकते। अब ये अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप याद रखिएगा BF स्किनर ने दिया था डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका है। तो जो बालक की शिक्षा है वो उसके मदर टंग में, मातृभाषा में देने की सिफारिश की थी महात्मा गांधी जी ने, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है। महात्मा गांधी जी ने 1937 में वर्धा शिक्षा योजना में इसकी शुरुआत की थी डियर, तो बी ऑप्शन याद रख लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो जो व्याकरण शिक्षण है इसके लिए जो उपयुक्त नहीं है वो है कक्षा अभिनय प्रणाली। डी ऑप्शन उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हम कोई प्रोग्राम या फंक्शन करके या हम उसे व्याकरण को समझा नहीं सकते डियर। डी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो जो आनंद कादम्बनी है इस पत्रिका का जो प्रकाशन था वो लखनऊ से हुआ था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आदिकाल की रचना कौन सी है, तो जो आदिकाल है इसकी रचना है छत्रसाल दशक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा था, तो जो आचार्य रामचंद्र जी हैं इनका जो निबंध संग्रह था वो था चिंतामणि। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक प्रसिद्ध जो है निबंध संग्रह था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1965 से शुरू हुई थी और ये 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निरामिष किसे कहते हैं, तो निरामिष उसे कहते हैं जो मांस रहित भोजन होता है उसे हम निरामिष कहते हैं, और मांस रहित भोजन को हम क्या कहते हैं, सामिष कहते हैं डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शहद शब्द है, तो शहद जो शब्द है ये कैसा शब्द है, तो जो ये शहद है ये आगत शब्द है डियर। डी ऑप्शन एकदम सही है। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मुकुंद किसका पर्याय है, तो मुकुंद जो पर्याय है ये भगवान विष्णु का है डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। काहेरी नाली तू कुम्हलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी, ये रचना किसकी है, तो जो ये रचना है ये बाबा रैदास की है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। करपट का तद्भव रूप क्या है, तो जो करपट होता है इसका जो तद्भव होगा वो कपड़ा होगा डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कपड़ा, करपट का कपड़ा होता है और कपाट का किवाड़ होता है, ये भी आप साथ ही साथ लिख लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही है, तो जो बारात बसंत ये सही नहीं है, क्योंकि बारात होता है डियर और बारात इसमें भी है, ये भी गलत है। लेकिन जो आप देख रहे हैं इसमें बारात बसंत नहीं, बारात तो वसंत या बसंत में आप अंतर देखेंगे डियर, दोनों में बाकी दोनों सही लिखे हैं। तो बारात और बसंत होता है, बसंत वसंत नहीं, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा। बी एकदम सही जवाब है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अर्धस्वर कौन से हैं, तो जो अर्धस्वर होते हैं डियर वो या और वा को हम अर्धस्वर कहते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो जब कोई चोर होगा तो वो हमेशा क्या रहता है, शंका से ग्रस्त रहता है कि कहीं कोई जान न जाए, इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है वो बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा मात्रिक शब्द है, तो मात्रा किस में लगी हुई है, शीतल में लगी हुई है, बड़ी ई की मात्रा आपको दिख रही है, तो सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि में किस संवर्ग में आता है? तो बुद्धिहीन क्या है? एक विशेषण है। बुद्धि से हीन, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। डा ढा वर्ण है, तो जो डा ढा वर्ण है इन्हें हम उत्क्षिप्त वर्ण के नाम से जानते हैं, या हम इन्हें विकसित व्यंजन भी कहते हैं, या हम इन्हें द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं डियर। तो ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। महोर्मिका संधि विच्छेद है, तो जो महोर्मिका संधि विच्छेद है वो होगा महा प्लस ऊर्मी महोर्मी। बी ऑप्शन एकदम सही है। समष्टि का विपरीतार्थक क्या होगा? तो समष्टि का जो विलोम व्यष्टि होगा डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात करते हैं हिंदी व्याकरण के कुछ और लेटेस्ट प्रश्नों की, तो आइए शुरू करते हैं। स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियाँ कौन हैं? तो जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, जिन्हें किसी भी अन्य ध्वनियों की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतंत्र होती हैं, वो स्वर कहलाते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से जिसका स्थान जिह्वा का अग्र नहीं है, तो वो आ जो है वो जिह्वा का अग्र नहीं है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हिंदी वर्णमाला में अन और आहा क्या हैं? तो जो ये अन और आहा है ये क्या है? ये अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संयुक्त स्वर कौन सा है? तो जो संयुक्त स्वर आप इसमें देख रहे हैं वो आई है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। डियर, आपको प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंतस्थ व्यंजन है, तो जो अंतस्थ व्यंजन है वो है यारा लावा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो महाप्राण कौन से वर्ण आते हैं? 2 और 4 और 1, 3, 5 क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं डियर। तो पहला ही क्या है? अल्प प्राण है, क्योंकि पहला वर्ण है का, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो ए एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अघोष ध्वनियाँ होती हैं, तो बता दें 3, 4, 5 सघोष होती हैं, 1 और 2 अघोष होती हैं। तो पहली और दूसरी जो है, पहली और दूसरी अघोष होगी, और जो तीसरी और चौथी और पांचवी हैं वो सघोष होगी। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ अघोष पूछ रहा है, तो पहली और दूसरी क्या है? अघोष है डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं, तो महाप्राण अभी आपको बता चुका हूँ, 2, 4 महाप्राण होती हैं और 1, 3, 5 अल्प प्राण होती हैं। तो 2, 4 सीधे देख लीजिए, सी ऑप्शन में लिखा है। वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि क्या है? महाप्राण है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ए ऐ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो ए और ऐ वर्ण का उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण, घोष यानी सघोष 3, 4, 5 जो अपने कॉलम में आते हैं, तो आप देख लीजिएगा। लास्ट में कौन आ रहा है? माँ जो है आ रहा है 3, 4, 5 पांचवें स्थान पर, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो सी एकदम सही है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा स्पष्ट संघर्षीय व्यंजन है? तो स्पष्ट संघर्षीय व्यंजन कौन से आते हैं आपको पता है? उस संघर्षीय व्यंजन कौन होते हैं? सा, 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 हा। तो यहाँ इसमें आपको दिख नहीं रहा, तो ये स्पर्श में का से मा तक की ध्वनियाँ आती हैं, ये भी आपको पता है। तो चा से जा ये भी है, टा ठा डा डाण आता था ये भी है, ता था दा भी है, पा फा भा भी है। तो डियर अब आप इसमें बताइए कि कौन सा नहीं होगा। इसमें चारों सही हैं डियर, इसलिए ये प्रश्न को हम कैंसिल करते हैं। सारे विकल्प इसके सही हैं डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? तो जो हिंदी में प्रचलित नहीं है वो ओम का उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है, ये आप याद रख लीजिएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो महाप्राण यानी कि 2 और 4 महाप्राण में आते हैं, तो 2 में था आपको दिख रहा है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो सी एकदम करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। खा क्या है?
तो आप सीधे बता देंगी कि खा क्या है। खा एक जो है अघोष व्यंजन है डियर, क्योंकि एक और दो में आता है इसलिए ये अघोष है डियर। दूसरा है ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऊष्म महाप्राण वर्ण है, तो ऊष्म जो है डी ऑप्शन में लिखा है सा सा हा, ये ऊष्म वर्ण होते हैं और इसका जो ये खटखोण सा का उच्चारण स्थान है ये मूर्धा से होता है डियर, ये भी आप याद रखिएगा। ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है, तो ज्ञा जो होते हैं वर्णमाला में ये संयुक्त व्यंजन है डियर, जो जा प्लस इया से मिलकर बना है ज्ञा, तो जा प्लस इया से मिलकर बना है ज्ञा, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है, तो स्पर्श संघर्षी पूछ रहा है डियर, तो आप मार दीजिएगा क्या, हा सा सा हा ही आपको बताया हूँ, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। ये थे डियर 50 क्वेश्चन धमाकेदार ग्रामर हिंदी के। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।